ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी कर रहे थे हम लोग, है ना। इंडियन ज्योग्राफी में पेनिनसुलर ड्रेनेज, कल हमने ड्रेनेज पैटर्न पे किया, आज हम क्या कर रहे हैं, पेनिनसुलर ड्रेनेज के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर दोबारा बोल रहा हूँ, बहुत तेजी से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, धीरे धीरे पढ़िए, समझते हुए पढ़िए। ठीक है, तो भारतीय प्रायद्वीप यानी पेनिनसुलर इंडिया, भारतीय प्रायद्वीप, अपोहा की कतिपय विशिष्टताएं हैं। यह एक प्राचीन स्थिर भूखंड है। आपको पता ही है कि प्रायद्वीपीय भारत यानी पेनिनसुलर जो इंडिया है वो गोंडवाना का पार्ट है, ये बता रखा है पहले। ठीक है, तो प्राचीन स्थिर भूखंड है का मतलब क्या हो गया, क्योंकि गोंडवाना का पार्ट है, गोंडवाना बहुत पुरानी भूमि है, लावा निर्मित भूमि है। किससे निर्मित है, लावा से निर्मित है। अतः प्रायद्वीप की नदियां हिमालय की तुलना में अधिक पुरानी है। प्रायद्वीप, क्योंकि हिमालय क्या है, यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन है। मैंने बताया था आपको, हिमालय जब उठा तो उसने जब एक हाइट को प्राप्त कर लिया तो फिर वहां पर क्या हुई, पहले तो बारिश हुई, वर्षा की जल से वहां पर जो घाटियों का निर्माण हुआ। फिर जब उसने एक हाइट प्राप्त कर ली तो वहां पर क्या हुआ, बर्फबारी शुरू हुई, बर्फ पड़ी, सूर्य उत्तरायण हुआ यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर आया। सूर्य ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर जब आया तो बर्फ पिघली, ग्लेशियर पिघले, उससे बड़ी मात्रा में क्या हुआ, जल निकला, उससे नदियां बनी, और नदियों ने क्या किया, फिर दोबारा काट वाट के, है ना, ग्रेटर हिमालय की नदियों ने मिडिल हिमालय, और मिडिल हिमालय की नदियों ने शिवालिक को काट कर फिर मैदानी भागों में प्रवेश किया। ये समझ में आ रहा है, यानी हिमालय अगर नया है तो हिमालयी नदियां भी क्या है, नई है। और इसीलिए हिमालय से पुरानी नदियां कहाँ की हैं, पेनिनसुलर प्रायद्वीप की, जो पेनिनसुलर इंडिया है उसकी नदियां क्या है, हिमालय की तुलना में अधिक पुरानी। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आया। मतलब दिमाग में रखना आपने कि जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं या प्रायद्वीप की जो नदियां, प्रायद्वीप समझ रहे हो ना, नीचे साउथ वाला जो पार्ट पूरा मैंने बता रखा है, प्रायद्वीप की नदियां हिमालय की तुलना में अधिक पुरानी है। क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद यहां की नदियां आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं। किसको, अब आधार तल बेस लेवल क्या होता है, अब मैं हिमालय का उदाहरण दे रहा हूं। हिमालय तो अभी प्रक्रिया चल रही है, उठ रहा है, उसकी ऊंचाई क्या हो रही है, बढ़ रही है। और मैंने आपको बताया भी था, डेविस और पेंक का एग्जाम्पल दिया था मैंने, कि धरती पर अगर कोई भी चीज उठेगी, क्या होगी, उठेगी, तो उसका तब तक इरोजन होता रहेगा जब तक कि वो पेनी प्लेन नहीं बन जाता। क्या नहीं बन जाता, समप्राय मैदान नहीं बन जाता। समप्राय मैदान का मतलब समझते हैं, पेनी प्लेन। ठीक है, या मैंने आपको बताया था, अगर कोई गड्ढा है, कोई खाई है, जब तक वो भर नहीं जाती, जब तक वो पेनी प्लेन नहीं बन जाता, तब तक डिपोजिशन चलता रहेगा। इरोजन और डिपोजिशन, ये प्रक्रियाएं क्या होती रहती हैं, सतत चलती रहती हैं, लाखों करोड़ों वर्षों तक चलती रहती हैं, और जब तक कि पेनी प्लेन नहीं बन जाता तब तक वो प्रोसेस चलती रहती है। अब जैसे हिमालय की नदियां हैं, तो हिमालय की नदियों ने अपने आधार तल को प्राप्त नहीं किया है। आधार तल वो तल होता है जिससे नीचे अब नदी काट नहीं सकती। क्या नहीं हो सकती, उससे नीचे अब नदी अपने तल को नहीं काट सकती। अब जैसे हमारी नदियां हैं, व्हाइट वाटर है, देखते होंगे आप, एक ना एक दिन आएगा, जैसे वी शेप वैली में देखते हैं हम, थोड़ा सा इधर दिखाएंगे, कल भी कोई बच्चा बोल रहा था, एक बार और समझा दो। मैं ये बोल रहा हूं कि जैसे हिमालय जब ढेर बना ना, ये थोड़ा और बड़ा बना देता हूं, जब हिमालय उठा, इतने में समझो हिमालय बहुत बड़ा है, लेकिन उसका एक पार्ट बता रहा हूं मैं, कि हिमालय जब ढेर बना तो इस तरफ ये बर्फ जमी, बर्फबारी हुई। कारण मैंने बता रखा कि हर 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम, हर 1000 मीटर ऊपर जाने पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम। बर्फ पड़ी, सूर्य उत्तरायण हुआ। उत्तरायण का मतलब जो सूर्य की डायरेक्ट 90 डिग्री पर कहां पर पड़ा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ा तो ऊपर वाले नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हुआ, गर्मी हुई, बर्फ पिघली। पिघली, पहले तो नदियों ने बनाई रखी थी घाटी, मतलब जब ये हिमालय यहां तक था तो ये मैंने कहा ये वी शेप वैली बनाते हैं नदियां, तो मैंने कहा ये अगर मैं आज इनका रूप इस रूप में देखूं, इस रूप में देखूं मैं माउंटेन को, तो क्या हुआ कि बर्फ पिघली, और बर्फ ने क्या किया, धीरे धीरे, माना कभी अगर यहां पर बर्फ पिघली, धीरे धीरे करके क्या हुआ, उन्हीं घाटियों का जो ग्लेशियर थे उन्होंने उन्हीं घाटियों से होकर क्या किया, बहना स्टार्ट किया। तो नदी कभी यहां पर भी तो रही होगी, कभी यहां पर रही होगी, कभी यहां पर रही होगी, आज वो यहां पर है,
कहां पर, यहां पर है, ठीक है। और मैं बोल रहा हूं कि उसने अभी और काटना है, उसने यहां तक काटना है, कहां तक काटना है, यहां तक काटना है। तो आधार तल को कहां प्राप्त किया उसने? अगर मैं मैदानी भाग के साथ में लेता हूं, तो अगर ये मैदान है तो उसने कहां तक काटना है, उसको यहां तक काटना है। अभी हम यहीं पर खुश हैं, यहीं पर देख रहे हैं नदी को, और हम सोच रहे हैं कि नदी पहले से यहीं बहती थी, जबकि जब हम यहां से बस में जा रहे हैं तो यहां मुझे पेबल्स दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई दे रहे हैं? पेबल समझते हो, गोल पत्थर। और मैंने आपको बताया कि गोल पत्थर सिर्फ पानी में ही बन सकते हैं, नदी के बहाव में बन सकते हैं। ये पेबल्स क्यों आए? मैं गाड़ी से जा रहा हूं, ये यहां पर पेबल्स क्यों दिख रहे हैं मुझको? वो उस समय का डिपोजिशन है जब नदी कहां पर बह रही थी, जब यहां पर बह रही थी नदी। आज नदी इतने नीचे है, कभी नदी फिर इतने नीचे भी होगी यहां पर। इतना समझ में आ रहा है? ये समझ में आ गया? आपको पेबल्स यहां पर भी दिख जाएंगे, अगर आपकी रोड यहां से कट रही है, यहां पर भी पेबल्स दिखेंगे। आश्चर्य होगा आपको, भाई ये पेबल्स कहां से आए? तो या तो वो जब हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, तो या तो वो उस समय के क्या जो सेडिमेंटेशन था 33C का, या तो उस समय के पेबल्स हैं, या अगर वो नए नए दिख रहे हैं तो इसका मतलब जब नदी यहां पर थी उस समय के पेबल्स दिख रहे हैं आपको। इतना क्लियर हो गया? तो ज्योग्राफी को सिर्फ बुक से नहीं पढ़ना है आपने, जब आप जा रहे होते हैं हिमालय पर तो साथ में देखा भी करो, आपको अपने आप समझ में आएगा क्या हो रहा है, कि पहले कैसा रहा होगा। ठीक है? तो प्रायद्वीपीय पठार की नदियां आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं। एक स्टेटमेंट ये देगा, यूपीएससी क्या करता है, स्टेटमेंट के हिसाब से क्या करता है, पूछता है आपसे क्या क्या सही है क्या गलत है। तो हर एक पॉइंट को क्या करते हुए, याद करते हुए चले। और उनकी ढाल प्रवणता अत्यंत मंद है, यानी स्लोप ग्रेडियंट जो है वो मंद है। स्लोप ग्रेडियंट मंद क्यों हुआ? भाई हिमालय तो यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन है, अभी तो चल रहा है वहां पे प्रोसेस, तो जब ऊंचाई से पानी आएगा तो ढाल प्रवणता क्या होगी, ज्यादा होगी, ढाल ज्यादा होगा, ढाल प्रवणता क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन यहां तो वो आधार तल को प्राप्त कर चुकी है, तो ढाल है ही नहीं, ढाल प्रवणता स्लोप ग्रेडियंट क्या, अत्यंत मंद है। इतना समझ में आ गया? ठीक है। सिर्फ वही हिस्से इसके अपवाद हैं जहां नया भ्रंशन हुआ है। कहीं कहीं पर आपने देखा होगा प्रायद्वीपीय नदियों में भी नदी क्या करती, नीचे गिरती। अगर भ्रंशन हो गया, माना पहले ये एक पार्ट था, ये दरार पड़ी और ये पार्ट नीचे बैठ गया, तो वहां पर फिर क्या बन जाएगा, कैनियन, कास्केड, स्प्रिंग फॉल, इस टाइप का बन जाएगा। यानी नदी गिरते हुए दिखाई देगी आपको नीचे। क्या दिखाई देगी? गिरते हुए दिखाई देगी। और वो क्यों गिर रही है? क्योंकि वहां पे फॉल्ट पड़ा है। इतना समझ में आ गया? ठीक। सिर्फ वही हिस्से इसके अपवाद हैं जहां नया भ्रंशन हुआ है। नदियों ने कम ऊर्ध्वाधर अपर्दन तथा अधिक क्षैतिज अपर्दन के कारण उथली तथा चौड़ी घाटियों का निर्माण किया है। प्रायद्वीपीय नदियों में जब आप जाएंगे ना, इसको फिर बोल रहा हूं, ये किताबों से समझ में नहीं आएगा। आप जब दक्षिण भारत या नीचे प्रायद्वीपीय भारत की जब आप यात्रा कर रहे होंगे, तो हमारे पुल तो हिमालय में पुल देखे होंगे आपने, कितने हैं, 5 मिनट में पार, 5 मिनट भी ज्यादा बोल रहा हूँ, 2 मिनट में पार हो जाते हैं गाड़ी से। कभी प्रायद्वीपीय नदियों के पुल देखना, जब आप ट्रेन से जा रहे होंगे, बहुत समय तक ऐसी आवाज आएगी, आप सोचेंगे ये हो क्या रहा है। यानी उनके पार्ट इतने चौड़े चौड़े हैं कि कई बार 10-10 मिनट लग जाते हैं ट्रेन को भी क्या करने में, पार करने में। किसको? उन नदियों में भले ही पानी नहीं है, क्योंकि बरसात में तो बहुत ज्यादा पानी होगा, लेकिन जब बरसात खत्म हो जाएगी तो क्या होगा, क्योंकि सदावाहिनी नदियां नहीं है, पानी कम दिखेगा, लेकिन पार्ट बहुत चौड़े दिखेंगे आपको उनके। वही बोलना चाह रहा है कि कहां नदियों ने कम ऊर्ध्वाधर अपर्दन तथा अधिक क्षैतिज अपर्दन के कारण उथली तथा चौड़ी घाटियों का निर्माण किया है। प्रायद्वीपीय नदियों में विसर्पों, मेंढर का अभाव है। किसका अभाव है? नदी जब मुड़ती है, नदी जब ऐसे मोड़ लेती है ना, तो इसको मियंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मियंडर बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? तो जो दक्षिण भारतीय जो या प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं, उसमें मियंडर का अभाव है। अब अगर मुझे यूपीएससी का पेपर बनाने के लिए दिया जाता, मैं बोलता कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में कौन कौन से कथन सत्य हैं या कौन सा कथन असत्य है, यही तो पूछता है वो। एक स्टेटमेंट में यहां से उठा के दे देता, ढाल प्रवणता मंद है। क्या देता? ढाल प्रवणता मंद है। दूसरा मैं बोलता कि नदियों ने कम ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर बोलते हैं वर्टिकल को, और क्षैतिज बोलते हैं हॉरिजॉन्टल को। क्षैतिज क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल को। तो कम ऊर्ध्वाधर, यानी ऊर्ध्वाधर में, वर्टिकल में कम, और अधिक क्षैतिज अपर्दन।
कैसे में किया? वर्टिकल में ज्यादा अपर्दन किया है, जिसके कारण उथली तथा चौड़ी घाटियों का निर्माण किया। दूसरा स्टेटमेंट में ये देता। तीसरा स्टेटमेंट में ये देता कि प्रायद्वीपीय नदियों में विसर्पों का अभाव है। क्या ऊपर से कोई स्टेटमेंट निकल सकता है? ऊपर दिखाओ। पहला और चौथा स्टेटमेंट में यही देता कि प्रायद्वीपीय नदियां अपने आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं। क्या करता? चौथा स्टेटमेंट में ये देता प्रायद्वीपीय नदियां अपने आधार तल को यानी बेस लेवल को क्या कर चुकी हैं? प्राप्त कर चुकी हैं। अब मैं आपको कूट देता। कूट का मतलब होता है, पहले ऐसे देते थे कि 1 और 2 सही है। क्या बोलते थे? 1 और 2 सही है। फिर बोलता था 1 2 3 सही है। फिर बोलता था 1 3 4 सही है। ऐसे करके देता था वो। फिर बोलता था उपयुक्त सभी सही है। अब क्योंकि क्या हुआ कि बहुत लंबे समय तक लोग एलिमिनेट करके इन पेपरों को निकालते रहे। जो चालाक लोग थे, जिनकी मैन ऑफ रीजनिंग, जिनका रीजनिंग बड़ा गजब का था, उन्होंने एलिमिनेट करके, अगर उनको एक पॉइंट भी पता होता था तो वो उनको देखकर क्या कर देते थे? आंसर निकाल देते थे और प्री उनका क्वालिफाई हो जाता था। यूपीएससी ने देखा, उन्होंने कहा ये एलिमिनेट करने वालों को क्या करो? बाहर करो। उसने अब कैसे पूछने लगी, अब कैसे कूट देती है वो? इसमें सिर्फ 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, 4 सही है। यानी चारों स्टेटमेंट आपको पता होने चाहिए। अगर चारों स्टेटमेंट पता है तभी आपका क्या होगा? आंसर सही होगा। तो मैंने क्या क्या स्टेटमेंट दिए कि प्रायद्वीपीय नदियां अपने आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं। उन्होंने ऊर्ध्वाधर अपर्दन कम किया है, इरोजन कम किया है। ऐसे में वर्टिकल में कम किया है, कैसे में किया है? क्षैतिज में ज्यादा किया है। दूसरा स्टेटमेंट ये हो गया। तीसरा स्टेटमेंट क्या बताया मैंने? मिएंडर्स कम है इन नदियों में, प्रायद्वीपीय नदियों में। और चौथा स्टेटमेंट क्या बताया? चौथा स्टेटमेंट क्या बताया मैंने? अरे इतनी जल्दी भूल गए भाई, यूपीएससी के एस्पिरेंट हो। चौथा स्टेटमेंट क्या बताया? ये बंद करना है। हाँ, ढाल प्रवणता अत्यंत मंद है। क्या है? स्लोप ग्रेडियंट जो है वो अत्यंत मंद है। इसका मतलब चारों स्टेटमेंट क्या है? सही। यही यूपीएससी के क्वेश्चन होते हैं, है ना। एक बार, वैसे तो फिर बोल रहा हूँ छोटे मुंह बड़ी बात, एक बार यूपीएससी पेपर बनाने के लिए तो दे, तो हम भी बताएंगे उत्तराखंड वाले कैसा पेपर बनाते हैं। चलो जी, उसके बाद क्या करना है इसको? तो साथ में क्या करें? साथ साथ याद करते हुए चलें, ठीक है ना। विसर्पों का अभाव है तथा उनके मार्ग लगभग निश्चित है। उनके मार्ग क्या है? आपने हिमालयी नदियां देखी होंगी, जैसे कोसी है, अपने मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है। कोसी को क्या बोलते हैं? आपने हनुमानगढ़ में डैम बना दिया, पर बिहार में 2-4 साल में हम सुनते हैं बाढ़ आई। क्यों आई? क्योंकि उसने अपना मार्ग परिवर्तन कर दिया, है ना। दक्षिण भारत में नहीं सुनते आपकी मार्ग परिवर्तन कर दिया किसने? नदियों ने। क्योंकि उनका मार्ग क्या है? लगभग एक एक पॉइंट को, इन बुक्स को ऐसे नहीं पढ़ा जाता कि जल्दी जल्दी पढ़ लिया। एक एक पॉइंट पे ध्यान देना पड़ता है, उसको दिमाग में बिठाना पड़ता है, फिर बिठाना पड़ेगा। उनके मार्ग लगभग निश्चित है, यानी जहां से कई लाख साल पहले बह रही थी, आज भी वो वहीं से बह रही है। इतना समझ में आ गया। फिर आगे, ये वर्षा जल पर निर्भर रहती है। साउथ वेस्ट मानसून है, जब साउथ वेस्ट मानसून आएगा तब गजब का पानी, मतलब इतना पानी होता है कि आप सोच भी नहीं सकते, इतना वाटर वॉल्यूम होता है। और जब वर्षा समाप्त हो जाती है तो उसमें जल की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्या आपने हिमालयी राज्यों में सुना आपने कि जल विवाद हुआ राज्यों के बीच में? कभी नहीं सुना होगा, लेकिन आपने दक्षिण में सुना होगा कावेरी जल विवाद, सुना है। क्यों है भैया? सारी स्टेट्स को पानी चाहिए, तो लड़ाई किस चीज के लिए होती है? पानी के लिए। डैम की ऊंचाई को लेकर होता है कि हमारा पानी रोक दिया, हमारा पानी खा गया दूसरा स्टेट, बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं, ठीक है। हिमालयी राज्यों में, 11 हिमालयी जो राज्य हैं उनमें नहीं होता है ऐसा। चलो जी आगे। अब 11 हिमालयी राज्य में बोल तो रहा हूं, पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरीज बन चुकी है। वहां पर आपको चेंज करना पड़ेगा कि 11वें नंबर पर उत्तराखंड भले ही हिमालयी राज्य बना था, लेकिन अब क्योंकि वो हिमालयी राज्य नहीं रहा, अब वो क्या हो गया? जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्या हो गया? यूनियन टेरिटरी हो गया। तो नई जो बुक्स आएंगी उनमें जो पॉइंट होगा वो चेंज होके आएगा। चलो जी आगे। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का उद्गम मुख्यतः विंध्याचल माउंटेन रेंज, सतपुड़ा माउंटेन रेंज, पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट पर्वत श्रेणियों से हुआ है। बिल्कुल हुआ है।
ये बता रखा है मैंने, विंध्याचल माउंटेन रेंज कहाँ पर है, सतपुड़ा माउंटेन रेंज कहाँ पर है, वेस्टर्न घाट कहाँ पर है, ये सब बता रखा है। तो यहाँ से क्या हुआ, इनका उद्गम हुआ है। आप कृष्णा का उद्गम देख लो, आप गोदावरी का उद्गम देख लो, आप नर्मदा का देख लो, ताप्ती का देख लो, कावेरी का देख लो, और जितनी भी वैगई का देख लो, छोटी बड़ी जितनी नदियां सबका उद्गम देख लो आप। मतलब अगर कावेरी भी आ रही होगी तो इधर से वेस्टर्न घाट से निकल रही होगी, कृष्णा भी आ रही होगी, गोदावरी भी आ रही होगी, है ना। और छोटी बड़ी जितनी नदियां हैं सब किधर से, इधर से आ रही होंगी और उधर को जा रही होंगी, कहाँ को, बे ऑफ बंगाल की तरफ जा रही होंगी। यहाँ की अधिकांश नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, कुछ अरब सागर में भी गिरती हैं, कुछ अरब सागर तथा कुछ विशाल मैदान की ओर बहती हुई गंगा व यमुना नदियों में भी गिरती हैं। अब जैसे सोन है, तो सोन ऐसी ट्रिब्यूटरी है, मैंने कहा, जो अमरकंटक से निकलती है और कहाँ जाती है, गंगा में पटना के समीप मिल जाती है ना। कुछ नदियां अरावली तथा मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश से निकलकर कच्छ के रन अथवा खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। गुजरात वाला जो साइड है वहां पे आपको गल्फ ऑफ खंबात मिलेगा, है ना, गल्फ ऑफ कच्छ मिलेगा, कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। कुछ नदियां वहां भी जाती हैं, कुछ नदियां आपकी रन ऑफ कच्छ में, जैसे आपकी क्या बताया था मैंने, लूनी, राजस्थान की जो लूनी नदी है वो रन ऑफ कच्छ में जाकर दलदल बना देती, गायब हो जाती, समा जाती है ना। कतिपय प्रायद्वीपीय नदियां भ्रंश घाटियों से प्रवाहित होती हुई ज्वार नदमुख एस्चुरी का निर्माण करती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। यहाँ की प्रमुख नदियां दो भागों में विभक्त हैं। अब ये ज्वार नदमुख मैंने बताया था आपको कि नदी जब लास्ट में जा रही होती हैं तो डिस्ट्रीब्यूटरीज हो जाती है, मतलब जल वितरिकाएं, मतलब कई भागों में ऐसे नहीं गिरती सीधे, कई भागों में क्या होगी, कई भागों में गिरेगी वो। जैसे इसका एक पार्ट यहाँ हो गया, एक पार्ट यहाँ गिरेगा, एक पार्ट यहाँ गिरेगा, एक पार्ट यहाँ गिरेगा, और इसके बीच में बहुत ही जितना भी अवसाद लेके आएगी वो क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। अब क्योंकि इसका आकार कैसा है, ग्रीक वर्ड डेल्टा की तरह है, किसकी तरह, तो उसको हम डेल्टा बोलते हैं, जो हमें दिखाई दे रहा है, जिस पर लोग रहते हैं, डेल्टा पर। इतना समझ में आया। तो जो भ्रंश घाटियों से होकर बह रही होगी वो अवसाद जमा नहीं करेगी, ऐसे दिखेगा नहीं, वो नीचे सागर के नीचे जमा करती है, उसको एस्चुरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्चुरी बोलते हैं, हिंदी में उसको ज्वार नदमुख बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्चुरी या ज्वार नदमुख। तो भ्रंश घाटियों से प्रवाहित होती हुई ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। यहाँ की प्रमुख नदियां दो भागों में विभक्त है, यथा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और अरब सागर में गिरने वाली नदियां। जो नए बच्चे हैं उनको कृपया एटलस में दिखाएं, एटलस खोल के रखें सब लोग, बिना एटलस के ज्योग्राफी संभव ही नहीं है, ठीक है, बिना एटलस के संभव नहीं है भाई। एटलस खोल के रखें, एटलस है, हाँ जी, एटलस है, उनको दिखाएं दोनों को अगल बगल। अपने पहले दिन को याद करें, जब पहले दिन आए थे तो क्या बीती थी आप लोगों पर, है ना। कोई दूसरे ग्रह से नहीं आ रखे हैं वो लोग, आप ही के भाई हैं। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, महानदी, ये आपको पता है, इस पे मैं पहले भी कुछ पॉइंट बता चुका हूँ। हीराकुंड डैम है, सबसे लंबा डैम है ना। उड़ीसा में अधिकतर भाग जो है उसका क्या है, उड़ीसा में दिखता है हमें महानदी। महानदी ये 851 किलोमीटर लंबी है, इसका जल प्रवाह क्षेत्र इतना, ये याद करने की जरूरत नहीं होती है, इतना नहीं याद करना है। यह छत्तीसगढ़ के रायपुर में सिंहवा, कहां से, सिंहवा से निकलकर, अब यहां पर आपको महानदी का क्या करना पड़ेगा, उद्गम याद करना पड़ेगा। कहां से निकलती है जी, सिंहवा से निकलती है। सिंहवा कहां पड़ा, छत्तीसगढ़ में पड़ा। तो उसको अब खाली ये नहीं देखना है, एटलस में देखना है आपने। अब मैं रुक नहीं सकता, इस समय लेक्चर चल रहा है, आपने अपने आप ही देखना है कि छत्तीसगढ़ में सिंहवा कोई जगह है क्या, वहां से महानदी निकल रही है, देखिए जल्दी से। निकलकर पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई कटक उड़ीसा के निकट बड़ा डेल्टा बनाती है। कटक किस नदी के किनारे है, कटक किस नदी के किनारे है, महानदी के किनारे है। कटक बताया था मैंने कल, चावल पर अनुसंधान होता है कटक में, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, है ना। बड़ा डेल्टा बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। शिवनाथ, हसदो, मंड, डूब उत्तर की ओर से इसमें आकर मिलती है। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज भी याद करनी है। अब आप छोटे बच्चे नहीं रहे, ये यूपीएससी और लोक सेवा आयोग के पेपर देने जा रहे हैं आपको ट्रिब्यूटरीज भी याद करनी है, और ये भी ध्यान रखना कि उत्तर की ओर से कौन मिल रही है, दक्षिण की ओर से कौन मिल रही है,
ठीक है। उत्तर की ओर से कौन मिल रही है? शिवनाथ, हसदो, मंड और डूब। हसदो बांगो परियोजना पढ़नी है आपने आगे चलकर। ये नदी है हसदो, किसकी ट्रिब्यूटरी है? आंसर महानदी की। डूब किसकी ट्रिब्यूटरी है? मंड किसकी ट्रिब्यूटरी है? शिवनाथ किसकी ट्रिब्यूटरी है? बार बार रिवाइज करना है आपने, मुंह के बाहर पढ़िए। जितनी बार मुंह के बाहर आप रिवाइज करेंगे आपके टंग पे बैठ जाएगी वो चीज। शिवनाथ, हसदो, मंड, डूब। शिवनाथ, हसदो, मंड, डूब, ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी। क्लियर हो गया? फिर आगे, जबकि जोंक और तेल दक्षिण की ओर से आकर मिलती है। जोंक और तेल भी क्या है? फिर यूपीएससी में मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूं, निम्नलिखित में से कौन कौन महानदी की ट्रिब्यूटरीज हैं? ये मैं सारे ऑप्शन दे दूंगा, उपयुक्त सभी। क्या कर दूंगा? या फिर पूछूंगा कौन इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है, 3 इनमें से उठा लूंगा। जैसे एक हसदो उठा लूंगा, एक जोंक उठा लूंगा, एक तेल उठा लूंगा और एक मंजरा उठा दूंगा। क्या उठाऊंगा? आपसे पूछूंगा कौन सी नदी इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है महानदी की, तो आपने बोलना है मंजरा नहीं है, क्योंकि मंजरा किसकी ट्रिब्यूटरी है? हाजी, गोदावरी की ट्रिब्यूटरी। और किस प्रकार की ट्रिब्यूटरी है? गोदावरी में नीचे से जाकर मिलने वाली, यानी राइट साइड से मिलने वाली ट्रिब्यूटरी है। इतना समझ में आ गया? बस उसके प्रश्न पूछने के तरीकों को पकड़ लो, आप एस्पिरेंट बन जाओगे, आपका प्री निकलना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आपने लिखना सीख लिया तो आपका मेंस भी निकल जाएगा, है ना। बहुत कठिन काम नहीं है भाई। वो तो जिस समाज में आप रहते हो उन लोगों ने आपके दिमाग में भर रखा बहुत कठिन है, असंभव है, अरे भाई क्या कर रहे हो, क्यों समय बर्बाद कर रहे हो, ऐसा ही बोलते हैं, हैं? हाँ, कठिन नहीं है, पढ़ना पड़ता है बस। आगे बढ़िए भाई। और वो इतनी हावी हो गई है आपके दिमाग पर वो बातें कि भैया आपको ऐसा है ना, बचपन से लेकर और अभी तक कम से कम ज्यादा नहीं तो 2000 लोगों ने आपको कहा नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? नहीं निकल सकता पेपर। और मैं अकेला आदमी, इसलिए 21 सालों से प्रयासरत हूं उत्तराखंड में, मैं अकेला आदमी आपको बोल रहा हूं हो सकता है, संभव है। क्या है? अगर आपको सही डायरेक्शन मिल रही है और अगर आप मेहनत कर रहे हो तो हो सकता है। क्या हो सकता है? सिलेक्शन हो सकता है। पर क्योंकि वो 2000 लोगों की बातें ज्यादा हावी हो रही हैं आप पर बजाय की, तो विश्वास करना सीखिए, पढ़ना शुरू कीजिए, होगा। ठीक है, चलो जी। हीराकुंड, टिकरापाड़ा व नराज इस नदी की प्रमुख बहुउद्देशीय योजनाएं हैं। हीराकुंड डैम है, मैंने बता दिया, लगभग 4000 समथिंग यानी लगभग 5 किलोमीटर लंबा डैम है। ये भारत का सबसे लंबा डैम है। टिकरापाड़ा ये भी महानदी पर है, नराज ये भी महानदी पर है। बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे उद्देश्य पूरे होते हैं। कभी कभी एक ही उद्देश्य से हम क्या करते हैं, परियोजना चलाते हैं कि ये बिजली पैदा करनी है। बहुउद्देश्य में क्या होता है, सिर्फ बिजली पैदा नहीं करनी है, बिजली पैदा करनी है, इरिगेशन के लिए नहरें निकालनी है, साथ में क्या करना, पर्यटन को बढ़ावा देना है, साथ में क्या करना है, बहुत सारी योजनाएं, मतलब मत्स्य पालन करना है उस परियोजना पर। मत्स्य पालन भी, रिजर्वायर जो होगा मत्स्य पालन भी होगा। और क्या क्या हो सकती है, पेयजल के लिए उससे हमने क्या करना है, बड़े जो महानगर हैं वहां की पेयजल की आपूर्ति भी इसी योजना से करनी है। तो तब हम बोलेंगे बहुउद्देशीय परियोजना। नाम समझ में आ रहा है? बहुत सारे उद्देश्य जब पूरे हो रहे होंगे जिस योजना से, उसे क्या बोलते हैं, बहुउद्देश्य। और पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? दामोदर घाटी परियोजना भारत की। ठीक है। फिर ब्राह्मणी, वैतरणी और स्वर्ण रेखा नदियां। अब इनका क्रम पूछता है यूपीएससी। क्या करता है, मैप में दाईं तरफ जाना, इनका क्रम देखना कि ऊपर कौन सी है, उसके बाद कौन सी है, उसके बाद कौन सी है। तब तक ढूंढ के बताओ मुझे। ब्राह्मणी और स्वर्ण रेखा नदियां छोटा नागपुर पठार पर रांची के दक्षिण पश्चिम से निकलती है। सबसे पहले तो यही याद करना है कहां से निकलती है जी, छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू कहां है? झारखंड में है, झारखंड में। ठीक है। तो ब्राह्मणी और स्वर्ण रेखा नदियां कहां से निकलती हैं? नागपुर पठार से निकलती हैं। पठार बोलते हैं प्लेट्यू को। पर्वत और पठार में क्या अंतर है? तो मोटा मोटा अंतर है, पठार ऊपर से फ्लैट होते हैं, बचपन से आपने सीखा होगा। लेकिन और भी डेफिनेशन है ना, कि पठार जी पर्वत, मतलब पठार बहुत ऊंचे नहीं होते हैं। लेकिन जब हम ज्योग्राफी को ढंग से पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि कई बार पठार पर्वतों से भी ऊंचे होते हैं। पर्वतों की जो डेफिनेशन दी गई है उससे ऊंचे होते हैं पठार। एग्जाम्पल आपका तिब्बत का पठार, बोलीविया का पठार, ये पर्वतों से भी ऊंचे हैं। क्या है?
भाई 5,000 मीटर से अगर ऊंचा हो गया पठार, तिब्बत का पठार, तो इसका मतलब क्या हो गया, पर्वतों की डेफिनेशन जो है उससे ऊंचा हो गया हो। तो लेकिन एक मोटा सा जो बचपन से आपने पढ़ा, फिलहाल इतना याद करो कि ऊपर से फ्लैट होते हैं। जब पठार वाले चैप्टर में हम जाएंगे तो वहां पर और बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी आपको कि पठार और पर्वत में क्या अंतर होता है। ठीक है, अच्छा जी। पश्चिम से निकल, वैतरणी नदी ओडिशा के क्योंझर पठार से निकलती है। वैतरणी कहां से निकल रही है, क्योंझर से निकल रही है। अब इनका सही क्रम बता दो मुझे। ब्राह्मणी, वैतरणी और स्वर्ण रेखा, जब आप उसको बहते हुए देख रहे हैं तो सबसे ऊपर कौन सी नदी दिख रही है, सुवर्ण रेखा। उसके बाद कौन सी दिख रही है, वैतरणी। उसके बाद कौन सी दिख रही है, ब्राह्मणी, है ना। तो इसने क्या किया, नीचे से ऊपर ले लिया शायद, ब्राह्मणी, वैतरणी और स्वर्ण रेखा। जबकि आप बोल रहे हैं कि आपको मैप में जब आप इस तरफ जा रहे हैं तो आपको सबसे ऊपर स्वर्ण रेखा दिख रही है, फिर आपको वैतरणी दिख रही है, फिर आपको ब्राह्मणी दिख रही है, और फिर उसके नीचे महानदी दिख रही है, फिर महानदी। फिर यूपीएससी अगर मुझे पेपर बनाने के लिए देती, मैं फिर दोबारा यहां से क्वेश्चन बनाता कि नदियों का उत्तर से दक्षिण में बहने का जो सही क्रम है वो क्या है। तो सबसे ऊपर में बोलता सुवर्ण रेखा है, उसके बाद में बोलता वैतरणी है, उसके बाद में बोलता ब्राह्मणी है, उसके बाद में बोलता महानदी है। क्लियर हो गया, ठीक है। फिर हो सकता है मैं आपसे फिर ये क्वेश्चन पूछता कि इनके जो उद्गम स्थल हैं उनको मैच कीजिए। तो मैं बोलता कि ब्राह्मणी कहा, नागपुर पठार, ब्राह्मणी नागपुर का पठार, सुवर्ण रेखा भी नागपुर का पठार। दो एक साथ नहीं देता, एक देता इनमें से, या तो मैं ब्राह्मणी देता या स्वर्ण रेखा। नागपुर प्लेट्यू से निकलती है। फिर मैं वैतरणी देता आपको कि कहां से निकलती, क्योंझर पठार से निकलती है। फिर मैं महानदी देता, मैं महानदी में बोलता कि छत्तीसगढ़ में सिंहवा दे देता कि यहां से निकलती है। और एक मैं ताप्ती का दे देता, ताप्ती सुना है आपने, मैं लिखता मुल्ताई। क्या लिखता, क्योंकि उसका जो उद्गम है वो मुल्ताई नामक जगह से होता है, तो मैं उसका उद्गम स्थल लिख देता मुल्ताई। अब मैं कहता आपको मैच करो, भाई यही तो करना है। तो छोटे छोटे जो टारगेट्स हैं उनको याद करते हुए चलो, आपका अपने आप कमांड हो जाएगा। एक दिन आप क्या करेंगे, 50 नदियों के उद्गम स्थल और 50 नदियों के माउथ बता देंगे कहां पर है। इतना समझ में आया। उसके लिए क्या करना, छोटे छोटे टारगेट्स पूरे करने होते हैं। और टारगेट्स आज का यही है कि नदी कहां से निकल रही है और कहां को गिर रही है, ये देखो। और क्या करो, मैप पर बार बार घोटो पेन से, ये नदी यहां से निकली, यहां को गिरी। फिर साथ में पहला काम ये हो गया, उसको ब्लैक पेन से करो। फिर ब्लू पेन से उसकी ट्रिब्यूटरीज को घोटो। जैसे अब ये बता रहा है कि ब्राह्मणी नदी कोयल और शाख नदियों से मिलकर बनी। किससे, यानी स्टार्टिंग में दो नदियां हैं, कोयल और शाख, तब जाके क्या बन रही है, ब्राह्मणी। अगर यूपीएससी ये पूछ सकती कि चंद्र और भागा मिलकर कौन सी नदी बनाती है, अरे चंद्र भागा तो बनाएगी, हाँ जी, चिनाब। यूपीएससी ने पूछा है कि चंद्र और भागा अपने प्रारंभिक उद्गम पर जो दो नदियां होती हैं, आगे चलकर क्या बनती है, उनसे चिनाब बनती है। तो मुझको अगर अब के जमाने में, क्योंकि वो बहुत पुराना प्रश्न हो गया, अब मैं बोलता कोयल और शाख मिलकर आगे किस नदी का निर्माण करती है, बड़ी नदी का, आंसर इज ब्राह्मणी। कोयल और शाख मिलकर किस नदी का निर्माण करती है, आंसर ब्राह्मणी नदी का। समझ में आ गया, अरे सो मत भाई, समझ में आ गया, ठीक है। यह 705 किलोमीटर लंबी है। कितनी, ये याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, कभी अगर ऐसा लग गया कि बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया तो शायद लंबाई भी पूछ लेगी, इनमें सबसे लंबी नदी कौन सी है ना। बहाव क्षेत्र किसका सबसे अधिक है। चलो, वैतरणी और ब्राह्मणी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली दो अन्य प्रमुख नदियां हैं। स्वर्ण रेखा नदी 395 किलोमीटर लंबी है। यह झारखंड राज्य के रांची के निकट नगड़ी गांव रानीचुआ नामक स्थान से निकलती। फिर स्वर्ण रेखा कहां से निकलती है, आंसर रानीचुआ। कहां से निकलती है, सुवर्ण रेखा कहां से निकलती है, रानीचुआ नामक स्थान से निकलकर उत्तर पूर्व की ओर बहकर आगे दिखाइए प्रवाहित होती हुई। अब ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, हुड्रू जलप्रपात किस नदी पर है। अब नहीं सुना होगा आपने तो नीरगड्डू जलप्रपात सुना होगा, ज्यादा आपने सुना होगा कौन सा, एक वो गरुड़ चट्टी जलप्रपात और एक आपने सिगरेट जलप्रपात। आजकल बहुत लोग पूछ रहे हैं सिगरेट जलप्रपात कहाँ है कि, अरे मैंने कहा जहां तुम घूमने जा रहे हो वहां हमने अपनी गर्मियां काटी हैं। जब जब गर्मियां होती थी टावल उठा के क्या
घने जंगलों के बीच में नहाते थे हम लोग जाकर उन झरनों में। आज वहां पैर रखने की जगह नहीं है, मनुष्य की पहुंच हो गई है वहां तक, है ना। कभी हमने कई सालों तक उसको हिडन रखा ताकि जो इको सेंसिटिव जोन है वो खराब ना हो, और खुद डिपार्टमेंट ने क्या कर दिया, वो उस जोन को ही क्या कर दिया, खत्म कर दिया। चलो खैर, तो पहले सिर्फ 8-10 लोगों को पता था, उनमें से हम लोग भी हैं। हमने अपनी गर्मियां कहाँ काटी, उन्हीं झरनों में नहाकर काटी। ठीक है, इसीलिए शरीर क्या हुआ, इतना बलिष्ठ हुआ, और इस उम्र में भी क्या है, ऊर्जा से भरपूर है। समझ में आया, प्रकृति के नजदीक रहे। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है, आंसर सुवर्ण रेखा नदी पर है। यहीं पर कहानी खत्म नहीं होती है, एक क्वेश्चन और है। 1907 जमशेद जी टाटा, नाम सुना है, टाटा आयरन एंड स्टील, किसको समझा है, सुना है। जमशेद जी टाटा ने सुवर्ण रेखा और खरकई के नजदीक, जहां पर सुवर्ण रेखा भी बहती है और खरकई भी बहती है, वहां पर एक जगह थी साकची नामक स्थान पर टिस्को की स्थापना की, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की। ठीक है, आज उसी को हम जमशेदपुर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, यानी एक व्यक्ति द्वारा किया गया अच्छा कार्य, यानी कई लोगों को रोजगार प्रदान किया उन्होंने, रोजगार प्रदान किया, और जहां रोजगार मिलता है वहां जनसंख्या घनत्व अपने आप बढ़ जाता है, और वो क्या बन जाते हैं, शहर बन जाते हैं, नगर बन जाते हैं, शहर बन जाते हैं। तो जमशेदपुर जो है वो इनकी जमशेद जी टाटा, जो रतन टाटा है उनके पूर्वज, उनकी देन है। तो वहां पर यह क्वेश्चन बना कि जो जमशेदपुर है वो किन नदियों के संगम पर या किन नदियों के किनारे अवस्थित है, तो आंसर सुवर्ण रेखा और खरकई। तो सुवर्ण रेखा कहां से निकलती है, रानी चुआ से निकलती है। हुंडू जलप्रपात किस पर है, आंसर सुवर्ण रेखा पर है। एक पॉइंट और ऐड कर दीजिए कि सुवर्ण रेखा और खरकई के संगम पर, या गया मैं भी नहीं जमशेदपुर, बट उसके अगल बगल क्या है, खरकई और सुवर्ण रेखा नदी बहती है जमशेदपुर। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। आगे, ब्राह्मणी, सुवर्ण रेखा एवं वैतरणी नदियों का जल अपवाह क्षेत्र क्रमशः, इसका खाली ज्यादा से कम की ओर कर दो क्या याद, कि सबसे ज्यादा जल अपवाह किसका है, ब्राह्मणी का है, फिर किसका है, सुवर्ण रेखा का है। ग्रेटर देन का साइन लगा दो बस, ये याद करने की आवश्यकता नहीं है, इतना संभव भी नहीं है याद करना। कर लो तो बहुत अच्छी बात है, तब तो आपके अंदर देवत्व का गुण आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, देवत्व को प्राप्त कर लिया आपने। ठीक है जी, फिर गोदावरी नदी, प्रायद्वीप में भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, यूपीएससी का बहुत पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका, तब आप शायद जन्म नहीं लिया था आप लोगों ने, सभी छोटे ही बच्चे हैं यहाँ पर, 20, 19, 20, 18, 20 के आसपास है सब लोग, तो आप लोगों ने जन्म नहीं लिया था। मैं जिस जमाने की बात कर रहा हूँ उस जमाने में ऐसे ही प्रश्न पूछते थे कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, आंसर गोदावरी। तो ये मत सोचना कि उस समय कठिन नहीं था, क्योंकि ये आंसर आपको भी नहीं पता था। पता था, नहीं पता था, तो सोचो, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 1990 कैडर का जो आईएएस था वो भी दमदार था, उसके पास आप जैसे दिव्यास्त्र नहीं थे, मोबाइल नहीं था उसके पास आप जैसा इंटरनेट नहीं था फ्री, उसने सब कुछ किताबों से पढ़ना था। किससे पढ़ना था, और उसने जो जितने भी चीजें पढ़ी वो बुक से पढ़ी उसने, और तब पेपर निकाला उसने, क्रैक किया। आपके पास दिव्यास्त्र है भाई, मोबाइल जो है वो खाली आपके टाइम पास के लिए नहीं है, उस मोबाइल का प्रयोग करके तो देखो, यूपीएससी कुछ भी नहीं है। और अब आप तो और भाग्यशाली हो, आप उस जमाने में रह रहे हो जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये तो जब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, कई बार जो मैटर होता था वो हिंदी में मिलता था हम लोगों को, इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए कई बार विद्वानों के पास जाना पड़ता था जी, इसको ट्रांसलेट कर दो, जरा ट्रांसलेट करके दे दो, ताकि हम जल्दी जल्दी क्या कर दें, इसको याद कर लें। आपके पास तो ट्रांसलेटर है, कुछ नहीं करना, फोटो खींच रही है, ट्रांसलेट होके आ गया, उसको इंग्लिश में लिखो, क्या दिक्कत है। हिंदी इंग्लिश की लड़ाई भी समाप्त हो चुकी है। अगर मटेरियल अच्छा है, आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो, क्या दिक्कत है। चलो जी, गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, ये क्लियर हो गया, ठीक है। इसका जल प्रवाह क्षेत्र इतना है, जल प्रवाह क्षेत्र को याद करने की जरूरत नहीं है, डिजिट याद कर लो बस, पहली डिजिट याद कर लो, 1 2 3 4 5 6 डिजिट में है इसका जल प्रवाह क्षेत्र, किसमें है, 6 डिजिट में है, पहला डिजिट जो है 3 है, आगे याद करने की आवश्यकता नहीं है। इसके जल ग्रहण क्षेत्र का 48.6% महाराष्ट्र में, यानी सबसे ज्यादा जो बहती है वो महाराष्ट्र में, 18.8% तेलंगाना में, 4.5% आंध्र प्रदेश व पुदुचेरी, 10% 10.9% छत्तीसगढ़ में,
10% मध्य प्रदेश में, 5.7% उड़ीसा में, 1.4% कर्नाटक में है। अब यूपीएससी फिर ऐसा क्वेश्चन पूछती है कि गोदावरी नदी किन किन राज्यों से होकर जाती है या किस राज्य से होकर नहीं जाती है। अब क्या होगा, वो मैप में आपको ये वाला दिखेगा भी नहीं, कर्नाटक वाला। कौन सा? और आप लिखेंगे कर्नाटक से होकर नहीं जाती है, लेकिन कर्नाटक से होकर जाती है। 1.4% खाली। कितना? या पूछ ले कि सबसे ज्यादा जो उसका जल प्रवाह क्षेत्र है वो किस राज्य में पड़ता है, आंसर महाराष्ट्र में पड़ता है। कितना? महाराष्ट्र में पड़ रहा भाई, 48.6%, यानी आधा लगभग। कहां उसका जल प्रवाह क्षेत्र कहां है? महाराष्ट्र में। फिर कहां है? तेलंगाना में। फिर कहां है? क्रम से लिखा हुआ? नहीं, क्रम से नहीं लिखा हुआ। क्रम उसको सीक्वेंस में बना दो कि सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है, फिर उसके बाद तेलंगाना में है, फिर कहां दिख रहा है आपको? छत्तीसगढ़ में, फिर मध्य प्रदेश में है, फिर उड़ीसा में है, फिर आंध्र प्रदेश में और फिर कर्नाटक में है। बना के रख दो उसको। सबसे कम कहां है? कर्नाटक में है। सबसे ज्यादा कहां है? अरे भाई यही है यूपीएससी का खेल, और कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा कहां है, सबसे कम कहां है, सीक्वेंस क्या है, उत्तर से दक्षिण क्या है, पूरब से पश्चिम क्या है, यही तो पूछता है वो। इसका मतलब वो ये जानना चाहता है कि आप किसी चीज को, आप कितने सिस्टमेटिक हो किसी चीज में, क्या हो। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आपके पास एक मैटर आया, उसमें आया कि एशियन गेम में लगभग इतने मेडल हमने जीते। कितने? 107, 107 जीते। अब आपने क्या कर दिया, हौच पौच करके लिख दिया। कैसे? गोल्ड भी, कभी सिल्वर, कभी ब्रॉन्ज, कभी गोल्ड। नहीं याद होगा। गोल्ड गोल्ड एक तरफ कर दो, सिल्वर सिल्वर एक तरफ कर दो, ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज एक तरफ कर दो, एक तरह के खेल एक तरफ कर दो, भारतीय जो टीम है उनका एक तरफ कर दो, क्या क्या जीता। ठीक है, और तब नामों को पढ़ना शुरू करो तो 107 चीजें भी याद हो जाएंगी। कितने गोल्ड, कितने सिल्वर, कितने ब्रॉन्ज। यूपीएससी क्या करती है, यूपीएससी पूछती है कितने गोल्ड, कितने सिल्वर, कितने ब्रॉन्ज। भाई इतने में काम चल जाता है कई बार। तो कितने गोल्ड, कितने सिल्वर, कितने ब्रॉन्ज। इस समय करंट इवेंट की क्लास नहीं चल रही है, लेकिन मैं पूछ रहा हूं आपसे, कितनी जानकारी है आपको? गुड, चलो बढ़िया है, इसका मतलब आंसर मिल रहा है, और वो भी नए बच्चे दे रहे है ना। तो बस उसको सीक्वेंस में लगाइए। अब अगर किस्मत खराब हुई तो बीच में से किसी एक नाम से पूछेगा, क्योंकि इतने खिलाड़ियों के नाम याद करना ये भी एक महाभारत है, नहीं है। और हमारी समस्या ये होती है, आप लोग पूछते हो कि भाई आप करंट में इतना याद क्यों नहीं कर पाते। इसलिए याद नहीं कर पाते क्योंकि 21 सालों की मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, मिस्टर इंडिया, मिस्टर वर्ल्ड, इतने खिलाड़ी, इतने सब चीजें क्या हो रही हैं, दिमाग से होते हुए जा रही है। तो नई चीज हमें याद करने में क्या है, थोड़ा सा दिक्कत होती है। आप लोगों की हार्ड डिस्क अभी नई नहीं है, आप उसमें क्या कर सकते हो, करंट में, मतलब इफ आई एम ग्रेटेस्ट यू आर लेटेस्ट। लेटेस्ट जो होता है ज्यादा अच्छा होता है करंट में, क्योंकि वो पहली बार सुन रहा कि नोबेल पुरस्कार भी मिलते हैं, उसको जल्दी से याद हो जाएगा। अब हम कहाँ गुरनार मिल्टन से लेके कहाँ तक के बताएं कि कौन कौन से नोबेल पुरस्कार मिले हैं। समझ में आया? ठीक है। पश्चिम घाट की नासिक, महाराष्ट्र की पहाड़ियों में त्र्यंबक इसका उद्गम स्थल है। फिर दोबारा, त्र्यंबक पहाड़ी किसका उद्गम स्थल है? नासिक। कौन भाई? कुंभ 4 जगह तो लगता है, एक आपका हरिद्वार में लगता है, एक आपका प्रयागराज में लगता है, एक आपका क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन महाकालेश्वर टेम्पल के आसपास वहां लगता है, एक नासिक में लगता है गोदावरी नदी के किनारे। इसका मतलब नासिक जो हमारी क्या है, ग्रेप कैपिटल है, मतलब अंगूर होता है ना वहां पर, उस साइड में किशमिश होता है, विटिकल्चर बोलते हैं उसको, वो किस नदी के किनारे है? आंसर गोदावरी नदी के किनारे। वो देखो महानदी पे अटके हुए, गोदावरी नदी के किनारे। किसके किनारे है? गोदावरी नदी के किनारे। क्लियर हो गया? एक और जगह बताई थी मैंने गोदावरी नदी के किनारे, बताओ तो। जब आप क्या कर रहे होंगे कि उस पर पेन चला रहे होंगे ना नदी पर, उसके किनारे अगर आपको कोई बड़ा शहर दिख रहा है, अगर कोई बड़ा शहर दिख रहा है, आपने उसको भी क्या करना है, याद करना है कि भाई ये शहर भी इस नदी के किनारे है। जैसे नांदेड़, जो 10वें सिख गुरु थे हमारे गुरु गोविंद सिंह जी, उनकी हत्या कर दी थी एक अफगान द्वारा चाकू घोंपकर, और ये नांदेड़ नामक स्थान था, महाराष्ट्र में पड़ता है।
महाराष्ट्र में पड़ता है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। नांदेड़ यूपीएससी का क्वेश्चन बन चुका है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह 10वें सिख गुरु जो थे उनकी हत्या की गई थी यहाँ पर। गुरुद्वारा साहब होगा वहां पर भी, ठीक है। ऐसे ही मैंने कहा था आपको, ये राजमुंदरी किस नदी के तट पर अवस्थित है? राजमुंदरी, ये भी बता रखा है मैंने, ये भी गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। हाँ जी, आंध्र प्रदेश में है। साथ में मैंने आपको बताया था यहां से एक अभिलेख मिला है जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान कहा गया है। क्या कहा गया है? दुनिया का खान कहा गया है राजमुंदरी। ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन है। एक और पूछा उसने कि टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, तंबाकू पर रिसर्च कहाँ होती है? वो भी राजमुंदरी में होती है। कहाँ पर होती है? तो और जो बड़े बड़े शहर होंगे उनको आपने सबने याद करना कौन किस नदी के किनारे है। क्लियर हो गया? राजमुंदरी, हम बोलते हैं राजमुंदरी, क्या बोलते हैं हमारा प्रोनाउंसिएशन। और आंध्र प्रदेश में अगर आप जाएंगे वो राजमंडरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कुछ इस तरह से प्रोनाउंसिएशन होता है उनका। तो हमें तो पेपर निकालने से मतलब है भाई, या प्रोनाउंसिएशन पे लड़ोगे? हाँ, पेपर निकालो, खत्म। जिस दिन आंध्र प्रदेश कार्डर मिल जाएगा आपको, उस दिन अपने आप सीख जाओगे। तो त्र्यंबक किसका उद्गम स्थल है? त्र्यंबक गांव, त्र्यंबक नामक स्थान। त्र्यंबक किसे कहा गया? हिंदी वाले बताएं, मतलब क्या होता है इनका? शिव, भगवान शिव बोले, ठीक है। केदारनाथ और रुद्रनाथ की यात्रा करके आ रहे हैं, कुछ तो सीखा होगा। शिव, भगवान शिव, ठीक है। त्र्यंबक मतलब पक्का? चलो, उत्तर में इसकी प्रमुख सहायक नदियां प्राणहिता, पूर्णा, दूधना, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती। क्या है? इंद्रावती के नाम से तो नेशनल पार्क भी पड़ा है मेरे ख्याल से, हमने छत्तीसगढ़ के आसपास पड़ा है कहीं। तो प्राणहिता, पूर्णा, दूधना, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, इंद्रावती। बार बार उसको रिवाइज करना है आपने। क्या करना है? जो तकलीफ होने वाली है आपको वो रिवाइज करने में होनी है खाली। किसमें? बाकी जिस दिन याद हो गया उस दिन वो 1 नंबर आपका पक्का। जिस दिन भी जिस पेपर में पूछा जाएगा उस दिन क्या हो जाएगा? 1 नंबर आपको मिलेगा उसका। फिर दोबारा बोल रहा हूं, प्राणहिता, पूर्णा, दूधना, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती। क्या इसमें वर्धा बड़ी इंपॉर्टेंट है? अब होता क्या, अभी तो हमने नदी पढ़ी, अभी हमें आगे चलकर जब महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ रहे होंगे और जब हम शिक्षा के बारे में पढ़ रहे होंगे तो वर्धा शिक्षा सम्मेलन गांधी जी का, क्या तो वर्धा जगह का नाम भी है, वर्धा आपकी नदी भी है। महात्मा गांधी ने वर्धा शिक्षा सम्मेलन में भाग लिया, उन्होंने अपनी योजना प्रस्तुत की। उन्होंने कहा भाई व्यावसायिक शिक्षा होनी चाहिए, बच्चे कुछ ऐसा कार्य करें कि कुछ बनाएं, जैसे माचिस बनाएं या कुछ बनाएं, मतलब ऐसे करके फिर वो बिके, फिर उससे जो धन प्राप्त हो उससे शिक्षकों का वेतन निकले। मतलब कॉटेज इंडस्ट्री को क्या करना चाह रहे थे वो? उनकी जो शिक्षा थी वो चाह रहे थे कि बच्चे खाली शेक्सपियर और ये ना पढ़ें, क्या जॉफरे चौसर ना पढ़ें। वो चाह रहे थे, देश गरीबों का देश था उस जमाने में, वो चाह रहे थे कि प्रत्येक बच्चा जब स्कूल से निकले तो वो उक्ति सही हो जाए कि शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। क्या आइए? शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। यानी जब आप निकलें 12वीं करने के बाद तो आप कॉटेज इंडस्ट्री लगाएं अपनी, जैसे जापान के लोगों ने लगाई। समझ में आया? जापान में इंटर का वेट नहीं करते बच्चे, बचपन से ही काम शुरू कर देते हैं अपना। तो कॉटन इंडस्ट्री से ही वो विकसित बना। हम लोग नहीं समझ पाए, हम हैवी इंडस्ट्री पर अटके रहे। हमने कहा सरकार लगाएगी तब हम उसमें अप्लाई करेंगे, नौकरी करेंगे। तो गांधी जी चाह रहे थे कि कॉटन इंडस्ट्री हो और क्या हो, प्रत्येक हाथ में क्या हो, रोजगार हो। ऐसे ना हो कि क्या कर लिया जी, इंटर कर लिया, अब क्या कर लिया जी, ग्रेजुएशन कर लिया, अब क्या कर रहे जी, अब पीजी कर रहे, अब क्या कर रहे जी, अब बीटेक कर रहे, बीएड कर रहे और कौन कौन सी डिग्रियां कलेक्ट कर रहे। अब क्या कर रहे जी, अब हम पीएचडी कर रहे। अब कितने साल लग गए जी पीएचडी करने में? 5 साल लग गए। अब क्या करोगे? अब हम जॉब करेंगे। उम्र कितनी हो गई? अब 40 साल हो गई। भाई 40 साल तक पढ़ोगे तो फिर काम कब करोगे देश के लिए? पढ़ते ही रहोगे। तो सीधे शुरू कर दो ना, 12वीं के बाद तैयारी शुरू करो, ग्रेजुएशन करते करते पेपर निकालो, 21वें साल में आईएएस बन जाओ, पीसीएस बन जाओ, देश की सेवाएं दो। आपकी एक सेवा क्या कर सकती है? पूरे समाज को बदल सकती है। समझ में आया? चलो आगे। दक्षिण में मंजीरा नदी प्रमुख है जो हैदराबाद के निकट इसमें मिलती है। मंजीरा कौन सी? एक मैंने आपको बताया था कि हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे है। मूसी किसकी ट्रिब्यूटरी है?
हैदराबाद जो खुद है वो मूसी नदी के किनारे है, वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है मूसी, ये ध्यान रखना। हैदराबाद के निकट मंजिरा जो है वो किस में गिर रही है? गोदावरी में गिर रही है। मूसी कृष्णा की ही ट्रिब्यूटरी है, चेक कर लिया, ठीक है। गोदावरी के निचले भाग में बाढ़ आती है, अपने इसी भाग में यह नाव्य योग्य है, मतलब नौका संचालन, नाव चलती है उसमें। इस नदी पर अनेक जल विद्युत योजनाओं का निर्माण किया गया है। आगे बढ़ाइए भाई। हाँ जी, किया गया है। ध्यातव्य है कि आयु, आकार और लंबाई के कारण इस नदी को बूढ़ी गंगा और दक्षिण की गंगा या वृहत गंगा की संज्ञा भी अभिहित किया गया। ये कभी किसी जमाने में सॉब्रिक्वेट पूछते थे, हो सकता है दोबारा पूछ ले। बूढ़ी गंगा किसको बोलते हैं? दक्षिण की गंगा किसको बोलते हैं? दक्षिण की लगाना जरूरी है। क्या लगाना जरूरी है? अभी एक दक्षिणी गंगा भी आएगी। दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? वृहत गंगा किसे कहते हैं? आंसर गोदावरी को कहते हैं। आगे बढ़िए। कृष्णा नदी आ गई। यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पेनिनसुलर इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आंसर कृष्णा। महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से निकलकर कहां से निकलती है? वेस्टर्न घाट में महाबलेश्वर। वो कहां से निकलती थी गोदावरी? त्र्यंबक गांव। कहां से? त्र्यंबक गांव। ये कहां से निकल रही है? महाबलेश्वर। कहां से? बार बार याद करो। पश्चिमी घाट से निकलकर दक्षिण पूर्व दिशा में 1401 किलोमीटर की लंबाई में बहती है। कुछ गड़बड़ है? कुछ संदेह है? ठीक है। इसका अपवाह क्षेत्र इतना इतना, डिजिट याद कर लेना, 1 2 3 4 5 6 डिजिट पे है। पहला डिजिट 2 है। वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, जिसका 27% महाराष्ट्र, 44% कर्नाटक और 29% तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में पड़ता है। सबसे ज्यादा कहां? कृष्णा, कर्नाटक में। कितना? 44%। दूसरे नंबर पर कहां? अब तेलंगाना अलग हो गया, आंध्र प्रदेश अलग हो गया, तो ये बटेगा। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र को रखो 27%, फिर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बढ़ जाएगी 27%। ठीक है, हाँ 29%, सॉरी। तो ये बढ़ जाएगा, तो ये कम ही आएगा 27 से। ठीक है। फिर तुंगभद्रा और भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। कोयना, यरला, वर्णा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी इसकी अन्य सहायक नदियां हैं। ये सारी सहायक नदियों को याद करना आपने। कोयना मैंने बताया था, दक्षिण भारत में भूकंप नहीं आते थे। कोयना नदी पर डैम बनाया, रिजर्वायर बना, पानी ज्यादा जमा हो गया, जिसकी वजह से नीचे रॉक, इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी, प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत, भूकंप आया, जन धन की हानि हुई। चेंज करना पड़ा कि मानवीय गतिविधियों और मानवीय छेड़छाड़ के कारण इस भूभाग पर भी क्या आ सकते हैं? भूकंप आ सकते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। तो मूसी खासकर ध्यान रखना आपने, ये हैदराबाद इसके किनारे है। किसकी ट्रिब्यूटरी है? कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरी है। बाकी बड़ी सुंदर सुंदर नदियां, तुंगभद्रा, भीमा। तुंगभद्रा, अब इतिहास पढ़ना है आपने। क्या करना है? विजयनगर साम्राज्य पढ़ना है। विजयनगर साम्राज्य में आप पढ़ेंगे कि संगम के 2 पुत्र थे, हरिहर बुक्का। उन्होंने माधव विद्यारण्य की प्रेरणा से क्या किया? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी हप्पी हस्तिनावती थी। हम्पी बोलते हैं उसको, कर्नाटक में है, तुंगभद्रा नदी के किनारे है ना। 4 राजवंश हुए उसमें। कौन कौन से? संगम, सालु, तुलु, अराबिडु। तुलु वंश में कृष्णदेव राय हुए। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज होते थे। कौन होते थे? 8 तेलुगु कवि होते थे, जिसमें तेलुगु कविता का पितामह किसे कहते थे? अल्लासीन पेडन्ना को कहते थे। उसमें एक तेनालीराम रामकृष्ण भी थे, है ना। फिर बहुत सारे प्रश्न, मतलब इतने कि आप सोच भी नहीं सकते। कृष्णदेव राय ने कौन कौन सी पुस्तक लिखी? आमुक्त माल्यदा लिखी, किस भाषा में लिखी? तेलुगु भाषा में लिखी। और कौन सी किताब लिखी? विसुवतीय लिखी, जामवंती कल्याणम लिखी, है ना। फिर वो 8 अष्टदिग्गजों की सारी किताबें याद करनी है। ठीक। फिर जितने भी विदेशी यात्री आए होंगे उसमें किसमें, चाहे वो निकोलो डी कॉन्टी हो, चाहे अब्दुल रज्जाक हो, है ना, चाहे वो कौन हो, निकोलो डी कॉन्टी, अब्दुल रज्जाक, और कौन कौन आए थे भाई? बहुत सारे यात्री आए थे। उन विदेशी यात्रियों को देखना है आपने, किस किस के समय में आए थे। ये इतिहास में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे? अभी इतिहास शुरू नहीं हुआ है। इतिहास ऐसा ही हुआ था। इतिहास मतलब पापा कौन है इतिहास के? हेरोडोटस, है ना। ठीक है। फिर पढ़ेंगे आप तुंगभद्रा, और एक रायचूड़ दोआब था।
कौन सा? तो कहां पर था, किन नदियों के बीच में था वो? कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में रायचूड़ दोआब था, जो कि बहुत फर्टाइल था, जो कि बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच में लड़ाई का प्रमुख कारण था। फिर बहमनी पढ़ना पड़ेगा आपको, मुसलमानी साम्राज्य, गुलबर्गा राजधानी थी, है ना। और क्या पढ़ना पड़ेगा? बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह हसन गंगू ने की। ये दोनों साम्राज्य किसके समय स्थापित हुए? मोहम्मद बिन तुगलक के समय स्थापित हुए। विजयनगर कब स्थापित हुआ? 1336 में हुआ। बहमनी कब हुआ? 1347 में हुआ, 48-47 में, है ना। फिर बहमनी साम्राज्य का विभाजन 5 भागों में। फिर पढ़ेंगे आप गोलकुंडा की कुतुबशाही, बीजापुर की आदिलशाही, बहुत कुछ पढ़ना है। और आपको जिस रफ्तार से मैं बोल रहा हूं उसी रफ्तार से आपको याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तब समझना कि आपने क्या कर लिया। और बहुत जल्दी करना है, ये 1 साल के अंदर करना है, दिन और रात एक करना है आपने। हो जाता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, गाने याद हो जाते हैं आपको। अद्भुत से गाने आ रहे हैं, पूरा पूरा सुनाते हैं। और आप ही नहीं सुनाते हैं, मैं तो बड़ा हतप्रभ होता हूँ। छोटे छोटे बच्चे जो अभी पैदा हुए ही हैं, जिनके क्या है अभी लोरी सुनने की वो थी उम्र, वो भी पूरा पूरा गाना सुना रहे हैं। वो बड़े अद्भुत से द्व्यर्थी जो गाने हैं, और माता पिता ही बड़े खुश हो रहे हैं। चलो हो। इसकी अन्य सहायक नदियां, तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी, आगे बढ़िए भाई। तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी हगरी है। हगरी मुरान तेल क्षेत्र पढ़ेंगे अभी आप आगे चलकर। क्या पढ़ेंगे? हगरी मुरान तेल क्षेत्र। हगरी को वेदावथी नाम से भी जाना जाता है। यूपी पीसीएस मेंस में पूछा मेरे ख्याल से इन्होंने। क्या पूछा? वेदावथी हगरी जो है, हगरी मुरान तेल क्षेत्र वाला जो क्षेत्र है, शायद देखना हगरी मुरान तेल क्षेत्र है कोई। तेल क्षेत्र मतलब जहां ऑयल, पेट्रोलियम। जल विद्युत योजनाओं की दृष्टि से इस नदी का बड़ा महत्व है। कृष्णा नदी डेल्टा बनाती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका डेल्टा गोदावरी के डेल्टा से मिल गया है, दोनों डेल्टा मिल गए हैं। ये फॉल्स डेवी पॉइंट कहां पर है भाई? फॉल्स डेवी पॉइंट किसके मुहाने को बोलते हैं? माउथ ऑफ कृष्णा को बोलते हैं। माउथ बोलते हैं जहां पर नदी गिरती है, वहां पर एक पर्टिकुलर नाम लिखा हुआ फॉल्स डेवी पॉइंट लिखा है। हाँ जी, याद करना है वो, ठीक है। और कृष्ण जहां होंगे वहां अर्जुन भी होंगे। होंगे यत्र योगेश्वरा कृष्णा यत्र पार्थ अर्जुन यत्र पार्थ धनुर्धरा, गीता का अंतिम श्लोक है। जहां योगेश्वर कृष्ण होंगे, जहां अर्जुन होंगे, वहां विजय निश्चित होगी। अब ऐसे में क्या याद करना है? नागार्जुन सागर डैम। क्या याद करना है? अब अर्जुन नाम आ गया तो कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन सागर डैम किस पर है? कृष्णा नदी पर। इस पर इसमें भी पूरी डिटेल नहीं दे रखी है। इसके अलावा भी और पॉइंट्स हैं। इसके अलावा भी क्या है? पॉइंट्स हैं। मैं बताऊंगा बुक कौन सी पढ़नी है आपने, उसमें और पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे। चलो जी, कावेरी नदी। यह कर्नाटक के कुर्ग जिला, कुर्ग डिस्ट्रिक्ट को याद करना है आपने। कर्नाटक में कुर्ग जिला है। कौन सी नदी निकलती है? कावेरी। ब्रह्मगिरी कहां से निकलती है? कावेरी, ब्रह्मगिरी। अब 3 बड़ी नदियां। गोदावरी कहां से निकलती है? त्र्यंबक गांव से निकलती है। कृष्णा कहां से निकलती है? महाबलेश्वर से निकलती है। महानदी कहां से निकल रही थी? सिहवा से निकल रही थी। तापी कहां से निकल रही थी? मुल्ताई से निकल रही थी। कावेरी कहां से निकल रही? ब्रह्मगिरी से निकल रही। कुर्ग डिस्ट्रिक्ट से निकल रही, कर्नाटक से निकल रही। कितनी लंबाई है? 1341 मीटर। किलोमीटर होना चाहिए भाई, मीटर गलत लिखा हुआ। ये निकट, अच्छा मीटर हाइट लिखी हुई ब्रह्मगिरी की, सॉरी। ये निकट से निकलकर 800 किलोमीटर लंबी तथा इतना, ये 1 2 3 4 5 डिजिट में है भाई इसका अपवाह क्षेत्र। कितने में? बाकी 2 का हमने 6 डिजिट में पढ़ा, एक में हमने 3 पढ़ा, एक में हमने 2 पढ़ा। इसमें हम 5 डिजिट में पढ़ रहे हैं, इसमें 8 पढ़ रहे हैं। वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर बहती है। इसके कुल अपवाह क्षेत्र का 3% केरल, 41% कर्नाटक, 56% तमिलनाडु। सबसे ज्यादा कहां? तमिलनाडु। उसके बाद कहां? कर्नाटक। उसके बाद कहां? केरल। और पुदुचेरी को भी, मतलब जो जल विवाद था, आज नहीं पूछा गया, जब जल विवाद चल रहा था, कावेरी जल विवाद, उस समय पूछा किन किन के बीच में है, तो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी। क्या पूछा? इनके बीच में था जल विवाद। बालिका, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में जल विवाद नदी दोनों से संबंधित कोई आर्टिकल है? नंबर बताइए कौन सा है?
देख के नहीं, बिना देखे। नदी दूनों और जल विवाद जब हो जाएगा राज्यों के बीच में, उसके संबंध में कोई आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में? नहीं। 262 और 263 क्या है? इंटरस्टेट काउंसिल। बिल्कुल, इंटरस्टेट काउंसिल से जस्ट पहले वाला देख लो, एक बार चेक कर लो, वही है। इंटरस्टेट काउंसिल से जस्ट पहले वाला 262, नदी दूनों और जल विवादों से संबंधित जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कौन सा है? 262 है। ठीक है, उसको भी यहीं पर लिख दो, याद हो जाएगा। क्या पता यूपीएससी पूछ ले। बस अगर जिस दिन आपके अंदर ये भाव आ गया, क्या पता यूपीएससी पूछ ले, क्या पता लोक सेवा आयोग पूछ ले, याद कर लेता हूं, है ना। वैसे तो लालच बुरी बला है, पर यहां पर आपको लालची बनना है। क्या बनना है? लालची बनना है। ये भी याद कर लेता हूं, ये भी याद कर, क्या पता यहां से एक नंबर मिल जाए, क्या पता यही वो एक नंबर हो जो मुझे क्या करे, मेरिट में लेके आए, और क्या पता यही वो एक नंबर हो जो मुझके टॉपर बनाए। इस भाव से पढ़ना है आपने। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हिरंगी, हेमावती, लोका पावनी, सिमसा, अकरावती, है ना। ये सारी नदियां इसके बाएं तट पर आकर मिलती हैं। दक्षिण में लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, सुवर्णवती, भवानी और अमरावती है। अब क्या होता है, कुछ बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं कि हमने पढ़ लिया, पंचप्रयाग पढ़ लिए, हमें पता है गंगा की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, बस उतने में खुश हो जाते हैं। तो भारत केवल उत्तर भारत नहीं है भाई, दक्षिण भारत भी भारत है। दक्षिण भारत की नदियों का सम्मान कौन करेगा? आप करोगे, आपको याद करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो यूपीएससी करवाएगी, पूछेगी हिरंगी, हेमावती, लोकपावनी, सिमसा में से कौन कौन सी नदियां कावेरी की सहायक नदियां हैं। तब आपको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। तो पहले याद कर लो यार, बाद में क्या फायदा है क्वेश्चन छूट जाए, है ना। हमारे पूर्वजों ने तो नियम निकाल रखा था। वो तो जब नहाते थे, मेरे बड़े लोग जब नहाते थे, तो एक श्लोक बोलते थे, गंगेश जमनेश गोदावरी सरस्वती सिंधु कावेरी नारायणी नमस्तुते। मैं बहुत छोटा था, अपने पिताजी को देखता था, वो नहाते हुए इस श्लोक को बोलते थे। तो मैंने थोड़ा बड़े होने के बाद पूछा उनसे, मैंने कहा ये आप क्या बोलते हो नहाते हुए? तो उन्होंने कहा भाई हम ये बोलते हैं कि जिस बकेट में हमने पानी रखा है, उन सबको याद करके, उन सारी नदियों को, कौन कौन सी? गंगे, गंगेश, जमनेश, जमुना, यमुना मतलब गंगा यमुना, गंगेश, जमनेश, गोदावरी, सरस्वती, सरस्वती विलुप्त हो चुकी है बट फिर भी नाम ले रहे हैं, सरस्वती, सिंधु कावेरी मतलब सिंधु और कावेरी, नारायणी, नारायणी मतलब गंडक, शालिग्रामी जिसको बोलते हैं, नमस्तुते, उसको क्या कर रहे हैं हम? क्या कर रहे हैं? प्रणाम कर रहे हैं। और ये मान के चल रहे हैं कि सबका जल क्या है इसमें समाहित है, और मैं उस जल से क्या कर रहा हूं? नहा रहा हूं। समझ में आया? तो वो रोज इस श्लोक को बोलते थे नहाते हुए, ठंड भी नहीं लगती थी ये बोलते हुए। थोड़ा होता है ना, एक बोलने से माइंड डाइवर्ट हो जाता है। जब आपका माइंड ये होगा कि ठंड लग रही तो ठंडा ही लगेगा आपको, और ज्यादा ठंड लगेगी तो हो सकता है कि आपका दिमाग आपको मार भी दे ठंड से, है ना। आपने भी याद करनी है। अब आप ऐसे याद कीजिए, हिरंगी, हेमावती, लोकपावनी, सिमसा, अकरावती। क्या याद करें आप? हिरंगी, हिमावती, लोकपावनी, सिमसा, अकरावती, लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, सुवर्णावती, भवानी, अमरावती, श्लोक के रूप में। अब श्लोक नहीं बनाइए, पर ऐसे याद कर लो, और फिर आप बोलो कि कावेरी की क्या है, दाहिने, पहले बाएं वाली बोलो, फिर दाएं वाली बोल लो, या दाएं बाएं वाली बोल लो, तो याद हो जाएगा आपको। कोई बड़ी चीज नहीं है। इसके दाहिने तट पर आकर मिलती है। यह नदी शिव समुद्रम नामक प्रसिद्ध जलप्रपात का निर्माण करती है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस पर है? आंसर कावेरी नदी पर है। किस पर है? कावेरी नदी पर है। क्लियर हो गया? ठीक है। परियोजना भी है, जल विद्युत परियोजना भी बनाई गई थी। वैसे तो उत्तराखंड में हम सिलोगी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? सिलोगी परियोजना, ग्लोगी, सॉरी ग्लोगी, सिलोगी नहीं, ग्लोगी परियोजना पढ़ते हैं हम मसूरी के आसपास। लेकिन जब भारत का पढ़ रहे होते तो हम बोलते हैं पहली जल विद्युत परियोजना को। ये क्वेश्चन बन चुका है, शिव समुद्रम जलप्रपात पर छोटी मोटा एक विद्युत उत्पादन किया गया था शायद, जल विद्युत परियोजना। आपने क्या बोला? ग्लोगी ना, ग्लोगी। एक वीडियो में निकल गया था मेरे मुंह से सिलोगी। सिलोगी एक जगह है यहाँ पर बड़ी सुंदर। हाँ जी बिल्कुल, तो ग्लोगी बोलना है आपने। मसूरी के आसपास पड़ता है, वहां पे भी जल विद्युत का उत्पादन किया गया था। उत्तराखंड में जब क्वेश्चन आता है तो हम ग्लोगी आंसर लिखते हैं उसमें, ठीक है।
चलो जी आगे। तिरुचिरापल्ली से 16 किलोमीटर पूर्व की ओर कावेरी का डेल्टा प्रारंभ होता है। यहां पर ये दो धाराओं उत्तर में कोलेरून और दक्षिण में कावेरी में बट जाती है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा, अब फिर दोबारा यहां पे आ गया, ये थोड़ा सा इसने ना गड़बड़ कर रखा है। एक को दक्षिणी गंगा बोलते हैं, एक को दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं। दक्षिणी गंगा किसको बोलते हैं? गोदावरी को। और इसको बोलते हैं दक्षिण भारत की गंगा। वहां पर थोड़ा चेंज कर देना, दक्षिणी गंगा। चेक कर लिया आपने? नहीं, गोदावरी को क्या बोलते हैं? दक्षिण की गंगा। और इसको क्या बोलते हैं? अब अगर मैं अपने समय में पूछूं तो दो क्वेश्चन आए, एक बार पूछा दक्षिण भारत की गंगा, एक बार पूछा दक्षिणी गंगा। ठीक है, तो ये बड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाता है ये वाला पॉइंट कि भाई दक्षिणी गंगा कावेरी को बोला गया था उस समय, जो आंसर था आंसर शीट में। ठीक है, आप देख लेना, इसको चेक कर लेना, दक्षिण भारत की गंगा और दक्षिण की गंगा। तो दक्षिण भारत की गंगा कावेरी और दक्षिण की गंगा गोदावरी। ठीक है, अब इसके बाद क्या है? पलार। हाँ जी, इसके प्रवाह क्षेत्र को राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है। राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया। अच्छा, धान का कटोरा अगर पूछेगा तो छत्तीसगढ़ है। धान का कटोरा किसको बोलते हैं? छत्तीसगढ़ को। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को। ठीक है, और राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण भारत का चावल का कटोरा, वो कौन सा हो गया? जो कावेरी का प्रवाह क्षेत्र होगा। ठीक है, प्रायद्वीपीय नदियों में कावेरी ही एक ऐसी नदी है जिसमें वर्ष भर जल प्रवाह बना रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये आईएएस वालों ने पूछा यूपीएससी ने, कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में ऐसी कौन सी नदी है जिसमें वर्ष भर जल प्रवाह होता है? आंसर कावेरी। इसका कारण क्या है? कावेरी दो प्रकार के मानसूनों से क्या करती है? जल प्राप्त करती है। एक साउथ वेस्ट मानसून से, एक नॉर्थ ईस्ट मानसून से। रिट्रीटिंग मानसून जिसको बोलते हैं, लौटता हुआ मानसून जिसको बोलते हैं। आपने सुना होगा कि तमिलनाडु में विंटर रेनफॉल होता है। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है भारत का जहां पर लौटते हुए मानसून से या रिट्रीटिंग मानसून से या नॉर्थ ईस्ट मानसून से क्या होता है? वर्षा प्राप्त होती है। तो कावेरी क्या करती है कि साउथ वेस्ट मानसून से भी जल प्राप्त कर रही है और लौटते हुए मानसून से भी क्या कर रही है? जल प्राप्त। तो वर्ष भर क्या है इसमें? पानी है। ठीक है, ये लिखा तो है, दक्षिण पश्चिम मानसून से तथा निचले जल ग्रहण क्षेत्र तमिलनाडु में उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। कथन कारण में पूछ सकता है, असर्शन रीजन में पूछ सकता है कि प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र नदी जिसमें वर्ष भर जल होता है, आंसर मतलब कावेरी है। और कारण में दे सकता है क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून दोनों से क्या करती है? जल प्राप्त करती है। क्लियर हो गया? ठीक है जी, आगे बढ़ो भाई। पेन्नार, इसकी दो शाखाएं हैं, प्रथम उत्तरी पेन्नार या कर्नाटक के कोलार तो पता है, गोल्ड माइंस। अब बहुत खोद दिया हमने यहां से सोना, अब हम रामगिरी से निकाल रहे हैं शायद। ठीक है, कोलार जिले में नंदीदुर्ग पहाड़ी से, नंदीदुर्ग पेन्नार की जो उद्गम स्थल है वो कहां से है? नंदीदुर्ग पहाड़ी से निकलकर आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका अपवाह क्षेत्र कृष्णा तथा कावेरी के मध्य, इतना कृष्णा और कावेरी के मध्य पेन्नार, कृष्णा और कावेरी के मध्य पेन्नार। इसकी प्रमुख सहायक जयमंगली, कुंदेरू, सागिलेरू, चित्रावती, पापाशनी, पापनाशनी होना चाहिए था, चलो पापाशनी, तथा चेयरू है। दक्षिणी पेन्नार नदी केशव की पहाड़ी, ऊपर कीजिए भाई, याद करने ये से निकलकर उत्तरी पेन्नार के दक्षिण में प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उसके बाद एक नदी है पलार, इसका उद्गम कर्नाटक राज्य में कोलार जिला में होता है। कोलार में दो नदियां निकल रही है। इससे पहले वाली कहां से निकली? कोलार से ही निकली। यह आंध्र प्रदेश के चित्तूर और तमिलनाडु के अर्काट जिले से प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी का जल अपवाह क्षेत्र 1 2 3 4 5 5 डिजिट का है भाई। इसकी प्रमुख सहायक नदी पोइनी और चेय्यार है। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछेगी, दक्षिण भारतीयों का भी ध्यान रखा जाता है। आप खाली अपने क्षेत्र की नदियां मत याद कर लेना, पूरे भारत की नदियां, और खासकर ब्रह्मपुत्र को बिल्कुल मत छोड़ना। ब्रह्मपुत्र की जितनी सहायक नदियां हैं, बार बार यूपीएससी वहां से क्या कर रही है? प्रश्न पूछ रही है, खासकर जो पैरामिलिट्री फोर्स में असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर देने वाले हैं, क्योंकि आपने उस क्षेत्र में क्या करना है? जिसको आज आप पढ़ रहे हो उस पर ड्यूटी देनी है आपने उस क्षेत्र में।
समझ में आ गया? तो उस क्षेत्र से अभी से परिचित हो जाओ भाई। आगे बढ़ो, आगे बढ़िए। वैगई, मदुरई एक जगह पड़ती है, त्योहारों का नगर बोलते हैं, सिटी ऑफ फेस्टिवल्स। मीनाक्षी टेम्पल किस नदी के तट पर है? वैगई नदी के तट पर है। कहां से निकलती है? तमिलनाडु राज्य, मदुरई जिला के वर्षा नद पहाड़ी, फिर इसको हाईलाइट कीजिए, वर्षा नद पहाड़ी से निकलकर मदुरई, रामनाथपुरम आदि जिलों में प्रवाहित होते हुए मंडपम के पास पाक स्ट्रेट पड़ा होगा आपने, पाक जल संधि, श्रीलंका और तमिलनाडु या श्रीलंका और भारत के बीच में, एक तरफ बे ऑफ बंगाल, एक तरफ गल्फ ऑफ मन्नार, है ना। तो पाक खाड़ी कहा गया? पाक की खाड़ी में समाहित हो जाती है मदुरई, इसी नदी के तट पर स्थित है। ताम्रपर्णी, यह तमिलनाडु राज्य के तिरुनेलवेली जनपद की प्रमुख नदी है, जिसका उद्गम दक्षिण सह्याद्री बोलते हैं वेस्टर्न घाट को। किसको बोलते हैं? पश्चिमी घाट का एक अन्य नाम क्या है? सह्याद्री है। तिरुनेलवेली जनपद की प्रमुख नदी है, जिसका उद्गम दक्षिणी सह्याद्री के अगस्त्यमलाई पहाड़ी के ढालों से होता है या मन्नार की खाड़ी में जाकर गिरती है। अगस्त्यमलाई किसका? ताम्रपर्णी, अगस्त्यमलाई। और अगस्त्य ऋषि, अगस्त्य की बड़ी महत्ता है दक्षिण भारत में, क्योंकि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया। आर्य संस्कृति को जो दक्षिण भारत में लेके गए, विंध्याचल माउंटेन रेंज पार करके जो ले गए, वो कौन थे? अगस्त्य ऋषि थे। उनके पुत्रों ने दक्षिण द्रविड़ों से विवाह किए, और जो पुत्र उत्पन्न हुए, जो संतानें उत्पन्न हुई, उन्हें आंध्र कहा गया। क्या कहा गया? आंध्र कहा गया। इसलिए फीचर्स देखना कभी, बड़े सुंदर फीचर होते हैं। दो अलग अलग फीचर जब मिलकर एक नए फीचर, जो संतानें होती है, उनके अंदर क्या होंगे? दो प्रकार के फीचर होंगे, आर्य और द्रविड़। आर्य और द्रविड़। जैसे ये क्षेत्र है, तो यहाँ पे आपको आर्य और मंगोल फीचर्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? आर्य और मंगोल फीचर। तो अलग अलग जगह पर चेहरे से ही पता चल जाता है कि किस प्रकार के फीचर्स। समझ में आ गया? ठीक है जी, आगे बढ़ो। हो गया? ठीक है।